फिस्कल डिफिसिट। अब फिस्कल डिफिसिट यानी कि डिफिसिट का मतलब क्या बताएं? डिफिसिट का मतलब सिंपल क्या है यहाँ पर कि गवर्नमेंट कमाती कम है और खर्चा ज्यादा करती है, यानी खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। जैसे वो गोविंदा का आपको मूवी के उदाहरण दिए थे, आमदनी 18 खर्चा रुपया, ठीक है, कमा रहे हैं 50 पैसा और खर्च कर रहे हैं 1 रुपया, तो क्या आएगा? ऑब्वियस डेफिसिट ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी थोड़ा अब डिटेल में देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलने का सही मतलब क्या निकलता है। फिस्कल डेफिसिट refers to excess of total expenditure of the government over its total receipts excluding borrowing। आसान भाषा में इस फॉर्मूला को देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये जो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिस्कल डेफिसिट। समझ में आया? ये एक ऐसा आपका डेफिसिट है जिसको हम लोग जब टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट को माइनस कर देंगे तब जाकर के हम लोग का ये निकलता है, ठीक। अब तीन डेफिसिट में रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइवेट डेफिसिट में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो चलिए ये इसका बहुत सारा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का। ये जो आपको आपके लिए जो एग्जाम के ज्यादा फॉर्मूला है, एक हो गया आपको ये है, फॉर्मूला सभी इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी एक फिस्कल डेफिसिट के लिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इसमें हम लोग बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब बहुत बार बच्चा लोगों को लगता है कि सर इसमें बोरोइंग को एक्सक्लूड काहे किया जा रहा है? तो ये बोरोइंग को एक्सक्लूड किया जा रहा है, मान लीजिए आपका टोटल रिसीट में, जैसे देखिए टोटल रिसीट को दो भाग में से तोड़ सकते हैं ना, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को मिला करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को मिला करके क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर टोटल रिसीट में क्या आएगा? टोटल रिसीट में आप लोग का रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट ये आएगा। अब ये जो कैपिटल रिसीट होता है ना, कैपिटल रिसीट में क्या खासियत होता है? कैपिटल रिसीट किसको बोलते हैं? कैपिटल रिसीट यानी कि पैसा आया है। अब पैसा दो जगह से आ सकता है, या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ा होगा, या तो हम लोग का फाइनेंशियल एसेट को हम लोग बेच दिए होंगे, वो कम हो गया होगा, तब जाकर के ये आया है। ये जो बोरोइंग है इसको माइनस क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि देखिए हम लोग मेन बजट बनाते हैं करंट ईयर के बारे में जानने के लिए, करंट ईयर में हुआ क्या चाहिए, कितना खर्च किए, कितना कमाए, मेनली ये जानने के लिए हम लोग ये बनाते हैं। तो भाई अगर ये जो लोन लेकर के जो पैसा आया है, लायबिलिटी बढ़ करके जो पैसा आया है रिसीट, इसको आप ऐसे इनकम की तरह थोड़ी दिखा सकते हैं। डिफिसिट में तो ही निकालते हैं ना भाई कि कितना 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 मतलब खर्च किए और कितना कमाए। तो जो कमाने वाला पार्ट है, ये जो उधार लेके आए, ये कमाए थोड़ी ना है, ये तो कर्जा है ना एक प्रकार का, इसलिए इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं यहां से। अब समझ आया? डिफिसिट मेनली निकाल के देता है भाई कि कितना हम लोग इनकम अर्न किए थे। डिफिसिट क्या निकाल के देता है? कितना इनकम अर्न किए और उसमें माइनस करते हैं हम लोग एक्सपेंस को। तो ये जो इनकम पार्ट है इसमें दो ठो रहता है ना, एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। अब इस कैपिटल रिसीट में तो ये वाला भी रहता है ना, आपका लायबिलिटी इंक्रीज करने वाला पैसा, जिससे हम लोग लोन लेके आए रहते हैं। तो जो लोन लेके पैसा लाए हैं, जो पैसा मिला है, वो इनकम थोड़ी ना है कोई, इसलिए इसको यहाँ से हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आई होप ये एक मन में बच्चा लोग का काफी कंफ्यूजन रहता है, तो हम मान के चलते हैं इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ये बहुत सारा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब जो मेन एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये है और ये है, और एक ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक ये है। इसमें क्या दिया हुआ है? अगर केवल एक्स्ट्रा बोरोइंग गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, तो मान के चलिए फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। समझा? फिस्कल डिफिसिट यानी कि कितना लोन लेकर के आए, सीधा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। क्वेश्चन में मान लीजिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई डेटा गिवन नहीं है, सीधा लिखा हुआ भाई कि एक्स्ट्रा बोरोइंग आपको दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा बोरोइंग गवर्नमेंट इतना किया इस साल, तो एक्स्ट्रा बोरोइंग जितना है, आपका जो एक्स्ट्रा बोरोइंग है इज इक्वल टू आपका फिस्कल डेफिसिट। समझ में आया? ऐसा क्यों? एकदम बेसिक सा सेंस है ना। फिस्कल डिफिसिट में आप निकालना यही चाह रहे हैं ना कि भाई आगे टोटल साल भर में कितना एक्सेस खर्चा कर दिए हैं, कितना हम लोग एक्सेस एक्सपेंडिचर कर दिए हैं, बस यही निकालना है ना हम लोग को मेनली। तो मेनली फिस्कल डिफिसिट मेहनत जो कर रहे हैं निकालने का, यही निकालने के लिए कि भाई कितना आखिर एक्सेस एक्सपेंडिचर किए हैं। तो ये अगर जितना भी एक्सेस किए होंगे उसको हम लोग को भरपाई भी तो करना पड़ेगा, तो भरपाई करने के लिए क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं। इसलिए हम लोग का जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है
ये कितना के बराबर होगा, जितना होगा वो एकदम बोरोइंग के बराबर होगा, ओके नहीं। मान लीजिए हम लोग कमाए थे 100 रुपया, खर्च सॉरी खर्च किए थे 100 और कमाए थे 90, तो कितना आया 10। तो 10 हम लोग का एक्सेस एक्सपेंडिचर है। तो 10 रुपया अगर एक्सेस एक्सपेंडिचर है तो इसको सेटल करने के लिए, अकाउंट को सेटलमेंट करने के लिए उधार भी तो 10 ही रुपया लेंगे ना, इसलिए वो दोनों आपका बराबर होता है। समझ में आया? तो ये था आपका फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। अब फिजिकल डेफिसिट को लेके कुछ चीजों को सीखते हैं, ठीक है। हाई बोरोइंग रिक्वायरमेंट फिजिकल डेफिसिट में, ए हाई फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट हाई बोरोइंग। ऑब्वियस बात है, सभी बताएं। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू आपका एक्सेस एक्सपेंडिचर, यानी कि इसको बोरोइंग समझिए, ठीक है, इसको आप बोरोइंग समझिए, ताकि दोनों सेम ही चीज है ना। तो जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट का अमाउंट आएगा उतना ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। अगर ये 1,000 होता और इधर एक्सपेंडिचर 2,000 की 1,000 की होती और मात्र 200 कमाए होते तो कितना आता 800। तो हाई फिजिकल डेफिसिट यानी कि इसको भरपाई भी करना पड़ेगा, तो हाई बोरोइंग होगी नहीं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हाई बोरोइंग रिक्वायरमेंट मींस हाई फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट हाई बोरोइंग। समझ में आया? बर्डन ऑफ रिपेमेंट, अब बात देखिए, लोन ले लीजिएगा वर्ल्ड बैंक से, IMF से, कहीं से भी लोन ले लीजिएगा तो रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा, जिसका बर्डन फ्यूचर जनरेशन को जाकर भुगतना पड़ेगा, है कि नहीं। बोरोइंग इन्वॉल्व्स रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट व्हिच क्रिएट्स बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। अब मेनली इसका भरपाई फ्यूचर जनरेशन करती है, क्योंकि जो लोन लेती है गवर्नमेंट वो थोड़ी ना कि आज लिए कल चुका देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो लंबा समय का लोन चलता है। तो कौन भरपाई करेगा? फ्यूचर जनरेशन। टैक्स का रेट बढ़ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन आने का चांसेस हो सकता है, जैसे कैसे, द गवर्नमेंट ऑफन मीट फिजिकल डिफिसिट पार्शली थ्रू बोरोइंग फ्रॉम RBI। अब RBI से अगर लेगी तो अब इन्फ्लेशन आने का डर रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when RBI print new currency to finance the deficit it increase money supply in the economy which may cause inflationary pressure। ये इन्फ्लेशन तब आएगा जो बताएं कि 10 रुपए का जो एक्सेस एक्सपेंडिचर कर दिए हैं, जो फिजिकल डिफिसिट में आया है, इसका भरपाई अगर आप लोन लेके नहीं किए, इसका भरपाई आप नया करेंसी प्रिंट कर दिए, न्यू करेंसी को प्रिंट कर दीजिएगा। गवर्नमेंट अगर नया करेंसी छाप दे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन कैसे इन्फ्लेशन आ जाएगा? नया करेंसी को छापने से। न्यू करेंसी को छापने से होगा क्या कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा, और जब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा तो आपका इन्फ्लेशन आना एकदम कॉमन सा लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि आप पैसा का सर्कुलेशन बढ़ा दिए और गुड्स और सर्विस अभी भी उस 10 का 10 पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन एकदम स्काई रॉकेट की तरह भागेगा। शायद इससे भी आपको समझ में नहीं आया तो उसको और सिंपल वे में अगर हम इसको तोड़ दें तो देखिए, हम आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देते हैं। देखिए इकोनॉमी, अगर आप जो पहला चैप्टर था ना हम लोग का, क्या नाम था उसको, नेशनल इनकम, उस पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े थे ना। अगर उसको शॉर्ट भाषा में देखा जाए तो इकोनॉमी रन कैसे करती है? अगर 1,000 रुपए का गुड्स है तो उतना का करेंसी दौड़ती है, ठीक है। 1,000 बोलते हैं, 1,000 बोल करके 100 लिख दिए, सॉरी। 100 का अगर गुड्स है तो 100 का करेंसी सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, ठीक है। ये क्लोज इकोनॉमी को समझाया ताकि आपको समझ में कन्वीनियंट हो, इस बात को समझने के लिए, इन्फ्लेशन वाला पार्ट को। अब आप क्या किए, अब ये मान लीजिए 1,000 का गुड्स है, अब इसको मान के चलिए ना, इस फिर 1,000 बोल रहे हैं, 100 है, इसको 100 लेके चलिए। मान लीजिए इस 100 में 10 केजी आलू था, ठीक है। गुड्स इधर वाला गुड्स का पार्ट है ना, और इधर वाला मनी का पार्ट है, ठीक है। ये गुड्स सर्विस लेके चलते हैं, गुड्स एंड सर्विस है। तो मान लीजिए केवल 10 केजी आलू का एग्जाम्पल लीजिए, 10 केजी आलू है। अब 10 केजी आलू का मत यह रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 100 रुपए में रिप्रेजेंट करा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर उसके लिए 100 रुपया पैसा था, है कि नहीं। अब इन्फ्लेशन कैसे आएगा? गवर्नमेंट नया करेंसी छाप दी और मार्केट में छोड़ देगी, तो इस साइड क्या हो जाएगा? इधर 10 केजी आलू रिप्रेजेंट कर रहा है 100 रुपए के हिसाब से, और इधर हम लोग का होगा कितना? 100, और क्योंकि गवर्नमेंट और छाप दी, ये हो जाएगा 200। आलू तो अभी भी 10 केजी है ना बच्चों। अब मान लीजिए पूरा कंट्री में 10% था, तो पहले क्या करता था भाई, सब कोई 10-10 रुपए दे करके 1-1 केजी आलू जाता था, यानी कि हर 10% को 1 केजी आलू मिल जाता था। अब इधर का पार्ट अब बढ़ा दी गवर्नमेंट, करेंसी का पार्ट बढ़ा दी, करेंसी छाप के पैसा को बढ़ा दी है, लेकिन ये तो 10 का 10 पड़ा हुआ है ना, गुड्स और सर्विस तो अभी भी 10 का 10 पड़ा हुआ है।
तो भाई अब क्या होगा, अब जिसके पास पैसा रहेगा, जो रईस लोग के पास पैसा रहेगा, रईस लोग के पास जो पैसा रहेगा वो क्या करेगी, अब उसके पास पैसा बहुत है, पैसे पहले पैसा सबके पास 10-10 रुपए था, सबके पास पहले 10-10 रुपए था, तो हर कोई 10 रुपए में 10 रुपए दे करके 1 केजी आलू लेके जाता था, जिस तरह 10 आदमी को आलू मिल जाता था। अब करेंसी छपी ज्यादा है, तो होगा क्या, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, मान लीजिए किसी के पास अब 40 रुपए चला गया, तो क्या करेगा वो 4 केजी आलू लेके चल जाएगा, तो बाकी 9 आदमी के लिए तो अब मात्र 6 केजी ही आलू बचा हुआ है ना। तो ये इस कारण से क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। एकदम सिंपल सा चीज है, पैसा रहने पे अननेसेसरी हम लोग एक्सपेंडिचर करने लगते हैं, ज्यादा पैसा रहने पे क्या होगा, हम लोग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करेंगे, जिससे कारण इन्फ्लेशन आता है मार्केट में। ठीक है, आप ही के पास ज्यादा पैसा रहेगा और गुड्स तो अभी भी 10 का 10 केजी ही है ना, ऐसे को सबको मिल बांट के लेना है, तो जब पहले कम पैसा था तो भाई हिसाब से लेते थे, अब ज्यादा पैसा हो गया है तो आप अनाप शनाप पैसा को खर्च कीजिएगा। अब बोलेगा भाई हमको 2 केजी दे दो, 3 केजी दे दो, बहुत पैसा है अपने पास, और ये सबके पास पैसा थोड़ी ना क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा छपा है कुछ ही लोग के पास। तो ये है, जैसे ये पॉइंट देखे बोले बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, जो समझा दिए थे, फ्यूचर जनरेशन पे क्या होगा, बर्डन पड़ेगा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ठीक है, क्योंकि जो लोन लिया गया है उसको फ्यूचर जनरेशन को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्यूचर जनरेशन को चुकाना पड़ेगा, इट डजंट मीन्स कि उनका डायरेक्टली होता है, वो इनडायरेक्टली होगा, टैक्स वैक्स बढ़ा करके। अब इसको ठीक कैसे करते हैं, ठीक करने का 2 तरीका है, बोरोइंग, एक जैसा आपको बताया ऊपर में, गवर्नमेंट उसको लोन लेकर के ठीक करेगी, आईएमएफ से ले लेगी, वर्ल्ड बैंक से, या फॉरेन गवर्नमेंट किसी तरह से भी उसको ठीक करेगी। सबसे खतरनाक तरीका क्या होगा, नया करेंसी छाप करके। नया करेंसी छाप दीजिएगा तो क्या होगा, जैसे नया करेंसी छापिएगा तो सबसे भयानक इशू क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। 2 तरीका इसमें इन्फ्लेशन आ जाएगा, 2 तरीका क्या बोले, एक आप लोन लेके इसको ठीक कर सकते हैं, दूसरा गवर्नमेंट नया करेंसी छाप के ठीक कर सकती है। जनरली अच्छा किसको माना जाता है, कंसिडर्ड बोरोइंग को जनरली अच्छा माना जाता है, क्यों, क्योंकि करेंसी नया प्रिंट कीजिएगा तो इट डज नॉट डायरेक्टली लीड टू इन्फ्लेशन, यानी कि ये हम सही जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, ये बस लिखा हुआ है कि भाई बोरोइंग जनरली कंसिडर्ड बेटर देन प्रिंटिंग न्यू करेंसी एज इट डज नॉट डायरेक्टली लीड टू इन्फ्लेशन, ये यानी कि क्या, इन्फ्लेशन लेकर के नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या करेगा, ये वाला पार्ट आपका इन्फ्लेशन ला देगा नया करेंसी छापने के, बस ये लिखा हुआ है नीचे। तो अगर ये इन्फ्लेशन नहीं लाता है तो इसका भी कुछ नुकसान होता है, ये क्या, आपका फ्यूचर जनरेशन का बर्डन पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये जो फ्यूचर जनरेशन होगा, फ्यूचर जनरेशन उसके लिए क्या होगा, एक प्रकार का बर्डन का काम होगा। तो फिजिकल डिफिसिट में इधर से या उधर से प्रॉब्लम तो होगा, अगर लोन लेके उसको ठीक कीजिएगा तो फ्यूचर जनरेशन भुगतान करेगा, नया करेंसी छापिएगा तो करंट टाइम में ही भुगतना पड़ जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये था बच्चों फिजिकल डिफिसिट।